बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूरोप के बारे में, पहले हमने यूरोपियन रशिया के बारे में पढ़ा था। ये यूरोपियन रशिया, बाकी हिस्सा जो है वो आपको बताया था कि एशियन रशिया है और ये सारी वास्ट एक्सपेंसेस अनपॉपुलेटेड है और बहुत कम पॉकेट्स के ऊपर कहीं कहीं पॉपुलेशन है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर कंसंट्रेशन पॉपुलेशन की यहाँ पर ही है यूरोपियन हिस्ट्री में, यूरोपियन रशिया में, जिसकी वजह से इसकी हिस्ट्री यूरोप के साथ ही लिखी जाती है। अब हम दोबारा यूरोप की तरफ आते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये यूरोप है। अगर मैं इधर से इसको ऐसे इनकम्पैस इसको जो है मैं सर्कम नेविगेट करूँ तो आपको समझ शायद लगे। ये वाला हिस्सा जो है वो यूरोप है। ये जो यूरोप है, इस हिस्से को अगर दो हिस्सों में तकसीम किया जाए तो ये डॉट डॉट जो मैंने बनाए हुए हैं यहाँ तक, ये वाला दाएं हाथ वाला जो पार्ट है इसको ईस्टर्न यूरोप बोलते हैं और जो बाएं हाथ वाला यानी लेफ्ट हैंड पार्ट ऑफ यूरोप इज़ कॉल्ड वेस्टर्न यूरोप एंड दिस इज़ कॉल्ड ईस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें सबसे पहले, या हम जो यूरोप के सीज़ हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो यूरोप के सीज़ में जो इम्पॉर्टेंट सीज़ हैं, ये वाला सी जो है ये मेडिटरेनियन सी है। मेडिटरेनियन सी को मैं एम के साथ लिख देता हूँ और एम डी के साथ लिख देता हूँ। मेडिटरेनियन सी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सी है बिकॉज इट कनेक्ट्स अफ्रीका विद यूरोप एंड देन एशिया, यानी कि यूरोप को ये तीन कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में ये सी है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। और मेडिटरेनियन सी से जब हम यहाँ से बाहर निकलें, ये वाली नैरो सी प्लेस है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये कहलाता है एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन कहलाता है और एटलांटिक ओशन का ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ एटलांटिक ओशन और जो निचले वाला हिस्सा है साउथ एटलांटिक ओशन है। तो जब मेडिटरेनियन सी से हम निकलते हैं और हम एटलांटिक ओशन में दाखिल होते हैं तो ये जो नैरो पास है, नैरो पैसेज है, इसको कहते हैं जिब्राल्टर। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है नीचे मोरक्को और ऊपर किसके साथ है? स्पेन के साथ है। और यही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जिसको आप आबनाए जबल तारिक भी बोलते हैं, क्योंकि तारिक बिन ज़ियाद इसी स्ट्रेट को क्रॉस करके तो स्पेन पहुंचे थे और स्पेन को फतह किया था। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ मोरक्को यानी कि मराकेश, मराकेश से तारिक बिन ज़ियाद, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पार करके जो नैरो सा पैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कनेक्ट्स मेडिटरेनियन सी विद अटलांटिक ओशन। इसलिए कहा जाता है कि सेंसिटिव जो पैसेज वे है इसके ऊपर जिसका भी इन्फ्लुएंस होगा, कंट्रोल होगा, उसकी काफ़ी हद तक जो ट्रेड है यूरोप की उसके ऊपर कंट्रोल होगा। तो ये एक बहुत सेंसिटिव सा पैसेज वे है। दूसरा सेंसिटिव पैसेज वे ये है जिसको हम बोलते हैं स्वीज़ कैनाल, जो कि इजिप्ट में मौजूद है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पैसेज वे है क्योंकि इजिप्ट, ये जो स्वीज़ कैनाल है, इट कनेक्ट्स अस विद एशिया एंड यूरोप। क्योंकि मेडिटरेनियन सी से अगर आपने रेड सी में दाखिल होना है, रेड सी, और फिर रेड सी से आपने निकल के इंडियन ओशन में दाखिल होना है तो देन स्वीज़ कैनाल के ऊपर आपको आना पड़ेगा। इसके ऊपर भी जिसका इन्फ्लुएंस हो, आप समझिए कि यूरोप और एशिया के दरमियान में ट्रेड के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि एल्फ्रेड माहन जो है, जो कि ब्रिटिश सेलर थे और जोग्राफर भी थे, उन्होंने कहा था कि जिसका भी इम्पॉर्टेंट सी लेन्स के ऊपर कब्ज़ा होगा उसका पूरी दुनिया पे कब्ज़ा होगा। आप इसे समझ सकते हैं कि दो बहुत इम्पॉर्टेंट पैसेजवेज हैं, एक है स्वीज़ कैनाल और दूसरा कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। And that Strait of Gibraltar connects Mediterranean Sea and Atlantic Ocean. On the other hand, that connects Morocco, Africa's Morocco to Spain. तो ये स्पेन का इलाका है। आगे हम एक और इम्पॉर्टेंट सी देखते हैं। अगर आप इसको देखो, इस हिस्से को जो ईस्टर्न यूरोपियन पार्ट है उसके हिस्से को देखो तो ये नीचे ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है। और ये ब्लैक सी जो है, मैंने आपको बताया था हाउ इम्पॉर्टेंट दैट ब्लैक सी इज़ फॉर रशिया बिकॉज रशिया हैज़ लिटिल एक्सेस टू वार्म वाटर्स एंड ब्लैक सी इज़ वन ऑफ द वार्म सी।
अब यहाँ से रशिया जो है इसको हमेशा कंट्रोल करने का ख़्वाह रहता है, और ख़ास तौर पे मैंने कल भी बताया था यूक्रेन जो है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रशिया हर सूरत में रखना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन की ये आउट ग्रोथ सी जो है इसको कहते हैं क्रीमिया पेनिनसुला। पेनिनसुला कहते हैं एक लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, 1 2 3। तो ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है ये ब्लैक सी में निकलता है, तो इस वजह से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया। रशिया की बेसिस है यहाँ पर, और क्रीमिया के कंट्रोल के लिए रशिया 1854 में एक वॉर लड़ चुका है। 1854 में क्रीमिया की वॉर उस वक़्त की टर्किश एम्पायर के साथ लड़ चुका है। आप लिख सकते हो क्रीमिया के ऊपर जो क्रीमिया वॉर है 1854 से 56 तक ये रही थी। अभी रिसेंटली जब यूक्रेन में एक जो प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट आई और जो एंटी रशियन थी, तो रशिया ने आगे बढ़ के क्रीमिया की पोर्ट के ऊपर और ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि उसको डर था कि यूक्रेन का ये वाला हिस्सा अगर हाथ से निकल गया तो ब्लैक सी की ट्रेड भी रशिया के हाथ से निकल जाएगी, इसलिए इसने अनेक्स कर लिया। आप देख सकते हो ये पिछले 2-3 साल पहले ही इसने अनेक्स किया था, 2015 में शायद या 2014 में, बट यू कैन योरसेल्फ गूगल द एग्जैक्ट ईयर। तो तकरीबन 2015 के लगभग 2014-2015 के लगभग उसने अनेक्स किया था। तो क्रीमिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। तो क्रीमिया की एक साइड पर क्या है, ब्लैक सी, और क्रीमिया दूसरी तरफ ये एक देखें, ये एक यूरोप का हिस्सा है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यूरोप का हिस्सा है। इसके दूसरी तरफ एक सी है, इसको कहते हैं एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी, एडीक में लिख रहा हूँ लेकिन आप लिख सकते हो एड्रियाटिक सी। और ब्लैक सी से लेकर एड्रियाटिक सी तक ये जो सारा पीस ऑफ लैंड है, आप देख सकते हो दिस लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। एक तरफ से ब्लैक सी है, दूसरी तरफ से मेडिटेरेनियन सी, तीसरी तरफ से एड्रियाटिक सी। ये तीनों के दरमियान में घिरी हुई ये लैंड है, इसलिए इसको कहते हैं पेनिनसुला। पहले भी आपको बता चुका हूँ पेनिनसुला का मतलब क्या है, लैंड सराउंडेड बाय सी फ्रॉम 3 साइड्स एंड फ्रॉम वन साइड इट इज जेटेड इनटू लैंड और कॉन्टिनेंट, तो इसको हम कहेंगे पेनिनसुला। इस इम्पॉर्टेंट ये इसलिए मैंने आपको बताया है, आप देख लें कि ये ईस्टर्न यूरोप है और ईस्टर्न यूरोप में भी ये सदर्न पार्ट है, यानी साउथ में नीचे की तरफ है, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट यूरोप। और साउथ ईस्ट यूरोप का ये वाला हिस्सा कहलाता है बल्कान पेनिनसुला। क्या बोलते हैं हम इसको, बल्कान का एरिया या बल्कान पेनिनसुला बोलते हैं, बल्कान पेनिनसुला बोलते हैं। तो बल्कान पेनिनसुला ऑलमोस्ट यहाँ पे रोमानिया है, रोमानिया से लेकर यहाँ पर हंगरी, जो हंगरी है वहाँ तक, इसको हम बोलते हैं बल्कान, यानी कि रोमानिया से लेकर हंगरी तक बल्कान है। और बीच में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। इस वक्त तो जितनी कंट्रीज़ हैं वो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ बता देता हूँ। ये इधर ग्रीस है, ग्रीस से ऊपर मैसेडोनिया है, उसके साथ ही अल्बानिया है, अल्बानिया के साथ ही सर्बिया है, सर्बिया के ऊपर बॉस्निया हर्ज़ेगोविना है, बॉस्निया हर्ज़ेगोविना और सर्बिया के साथ कोसोवो भी है। उसके ऊपर आ जाएँ तो क्रोएशिया है, क्रोएशिया के साथ साथ जो है हंगरी स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे है, यहाँ रोमानिया है, रोमानिया से ऊपर वैसे मोल्दोवा, लेकिन वो इसमें आता नहीं है। और और इसमें भी कुछ कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कंट्रीज़ जो हैं इन सब को ऑटोमन्स ने कब्ज़ा किया हुआ था किसी ज़माने में। ये टर्की है, अगर हम ये टर्की है और टर्की का कब्ज़ा किसी ज़माने में रहा है किसके ऊपर, ये सारे यूरोप के ऊपर, जिसको कहते हैं साउथ ईस्टर्न यूरोप या बल्कान का एरिया। बल्कान इसलिए बोलते हैं कि रोमानिया से लेकर हंगरी तक एक माउंटेन रेंज है और टर्किश लैंग्वेज में माउंटेन को बोलते हैं बल्कान। तो ये जो बल्कान इसने बांधा हुआ है इस सारे एरिया को, इसलिए इसको बल्कान का एरिया भी बोलते हैं। तो टर्की जो है उसका कब्ज़ा रहा है। आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारे मुसलमान ममालिक हैं और बहुत सारे मुसलमान यहाँ पे मौजूद हैं, बिकॉज़ टर्की के मुख्तलिफ हुक्मरानों ने ख़ास तौर पे सुलेमान द मैग्निफिसेंट और उसके बेटे सलीम द ग्रिम,
इन दोनों ने इसके ऊपर अच्छा तसल्लुत रखा था। ना सिर्फ ये कि यहाँ पर इनकी हुकूमत थी, बल्कि यहाँ पे इस्लाम भी इनके दौर में फैला। और यहाँ पे बोस्निया हर्ज़ेगोविना है, अल्बानिया है, इवन मैसेडोनिया में 40% मुसलमान हैं, अल्बानिया में अच्छे खासी मुसलमान आबाद हैं, फिर बोस्निया हर्ज़ेगोविना में मुसलमान आबाद हैं, फिर हम बात करेंगे रोमानिया में मुसलमान आबाद हैं। और इस एरिया में जहाँ जहाँ पर उन कंट्रीज़ पे कब्ज़ा रहा वहाँ वहाँ तक जो है वो इनका कब्ज़ा रहा। आपको ये भी बताता चलूँ, हंगरी की जो फ़तह थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि हंगरी जो है वो सुल्तान सुलेमान के ज़माने में फ़तह हुआ और इसके बाद फिर रास्ते खुल गए वेस्टर्न यूरोप की तरफ। कहा जाता था कि हंगरी की फ़तह के बाद फिर वेस्टर्न यूरोप में दाखिल होंगे, और वेस्टर्न यूरोप में दाखिल होने का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री थी और वो थी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो थी वो इम्पॉर्टेंट कंट्री थी हंगरी के बाद। तो हंगरी के बाद यहाँ ऑस्ट्रिया की एक साइड के ऊपर वियना है उसका कैपिटल। तो फिर सुल्तान सुलेमान की फोर्सेस ने भी बाद में भी टर्किश ने बहुत बड़ी एक फ़ौज लेके अपनी सिविलाइजेशन की पीक के दिनों में हमला किया। लेकिन हैरान कुन हद तक जो ऑस्ट्रिया की फ़ौजें थीं जो थोड़ी तादाद में थीं और उस वक़्त की सुपर पावर जो ऑटोमन एम्पायर थी उसको शिकस्त दे दी थी। और शिकस्त देने के बाद कहा जाता है कि दैट वाज द डिफीट एट द गेट्स ऑफ वियना, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर ऑटोमन एम्पायर। तो उसके बाद फिर कुछ 100, 200, 250 साल लगे डिक्लाइन होने में, लेकिन कहा जाता है कि देयर वाज द पॉइंट व्हेन द मुस्लिम्स स्टॉप्ड देयर एनेक्सेशन फ्रॉम ऑटोमन्स। तो ऑस्ट्रिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे है यूरोप की। एक तरफ वेस्टर्न यूरोप है, दूसरी तरफ ईस्टर्न यूरोप, और बीच में ऑस्ट्रिया बनता है। तो ऑस्ट्रिया जो है यूरोप की एक बड़ी पावर भी रहा है। तो ये इसका बल्कान का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। तो जनरल नॉलेज में हमने क्या पढ़ा, बल्कान का एरिया क्या है, ब्लैक सी और एड्रियाटिक सी के दरमियान में हिस्सा बल्कान माउंटेन रेंज को बोलते हैं, जो रोमानिया से स्टार्ट होकर हंगरी तक जाती है। और इसके बाद ये रोमानिया, बल्गारिया इसके नीचे है। और भी डिफरेंट कंट्रीज जो मैंने बताई हैं, आप नाम याद ना भी रखें तो डजेंट मैटर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोमन सुल्तानों के दौर में यहाँ पे इस्लाम अच्छी खासी तादाद में फैला इस हिस्से में। क्योंकि और फिर 1990 से पहले एक प्रोपेगेंडा जो यूरोपियंस का था कि ठंडे इलाकों में आकर इस्लाम सुकड़ जाता है। ये जब 1990s में इनको आज़ादी मिली, क्योंकि रशिया के कब्ज़े में थे ये सारी कंट्रीज़, उसके एनेक्सेशन में थी, और उसके साथ साथ ये सारा हिस्सा जब इनको आज़ादी मिली और हज के दिनों में ये हज करने के लिए लोग आए, तो देन फॉर द फर्स्ट टाइम मैनी common Muslims, I'm not talking about intellectuals, they knew it very well how Islam was spread in that region. When they came there for pilgrimage, Muslims came to know for the first time that the Muslim brethren, they lived and existed in European countries, and most importantly that part of Eastern Europe, which is a cold one as well. So this myth of the Europeans that Islam always shrinks near the gates of the colder regions, that is why the term Islam is the religion of warm areas, or religion of the hot arid areas, that myth broke. So their Islam spread, and we knew very well that Bosnia-Herzegovina also faced a persecution at the hand of Christian Serbs and Croats, and then there were other countries that did face persecution at the hand of the others because they were Muslims, or otherwise they were very, very liberal and secular kind of Muslims. In 1990s here started the persecution of the Muslims, civil war between Bosnian Muslims and the Serb Christians, and Serb Christians were very powerful. They started massacring them. And then there is another Muslim state which is also called Kosovo. Kosovo was also persecuted by the Serbs, but because Serbs held them into their own empire, and that empire was once called Yugoslavia. तो ये जो बल्कान के एरियाज़ के कुछ कंट्रीज़ हैं, इनकी एक एम्पायर बनी हुई थी, दैट वाज नेम्ड एज यूगोस्लाविया, जिसका कैपिटल था बेलग्रेड, और बेलग्रेड सर्बिया का कैपिटल, सर्बिया की होल्ड था उस सारी एम्पायर के ऊपर। तो सर्बिया जब ये एम्पायर टूटी आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ रशिया की ब्रेकअप जब हुई, तो ये इसके रशिया के साथ थी। जब ये एम्पायर टूटी तो इसमें से बहुत सारी जो एथनिक कम्युनिटीज़ थी उन्होंने जब
अलहदगी का ऐलान किया तो सर्ब्स ने उनको चुन चुन के मारना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पे मुसलमानों को। जो बॉस्निया हर्ज़ेगोविना के मुसलमान थे उनको मारना शुरू कर दिया। अल्बानिया में भी मुसलमान है, कोसोवो में मुसलमान है, ये डोमिनेंटली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। लेकिन बाकी एरियाज़ में भी, जैसे मैंने आपको बताया, रोमानिया में, बल्गारिया में, इवन ग्रीस में, ग्रीस से ऊपर मैसेडोनिया में, और डिफरेंट दूसरी कंट्रीज़ में, हंगरी तक। हंगरी में थोड़े मुसलमान आबाद हैं, लेकिन बाकी सारे एरियाज़ में मुसलमानों की आबादी मौजूद है, बिकॉज ऑटोमन्स रूल्ड दैट एरिया फॉर सेंचुरीज। ओके, अब आपको इंशाल्लाह बल्कान नहीं बोलेगा, या बल्कान का ये रीजन जिसको साउथ ईस्ट एशियन रीजन भी बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया कह रहा हूँ, सॉरी, साउथ ईस्ट यूरोपियन रीजन भी बोलते हैं। अच्छा, एक और भी बात आप बल्कान के बारे में याद रख लें, मेरे पिछले जो जनरल नॉलेज की वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें बताया हुआ है कि आपकी वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? बल्कान। और वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी, क्योंकि बल्कान की वॉर 1 हुई, उसके बाद बल्कान की वॉर 2 हुई। बल्कान की वॉर 2 जो थी वो इन्हीं कंट्रीज़ के दरमियान में थी। बल्कान की वॉर 1 जो थी, इनमें से कुछ कंट्रीज़ ने ऑटोमन्स के ख़िलाफ़ बगावत की थी। और फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 भी यहाँ पे स्टार्ट हुई, जब ऑस्ट्रिया और सर्बिया के दरमियान में क्लैश हुआ, आपस में एक दूसरे के दरमियान में वॉर हुई। तो फिर उसमें जर्मनी भी शामिल हो गया, उसमें रशिया भी शामिल हो गया, फिर ब्रिटेन और फ्रांस भी उसमें शामिल हो गए। तो बल्कान का एरिया इस तरीके से आपने याद है। बल्कान का एरिया ब्लैक सी से एड्रियाटिक सी तक है, बीच में बल्कान की एक माउंटेन रेंज है, रोमानिया से लेकर हंगरी तक, इसलिए इसको बल्कान का रीजन बोलते हैं। बल्कान टर्किश लैंग्वेज में पहाड़ को बोलते हैं। तो ये वाला आपने, ये जो मैं चीज़ें आपको बताई हैं, क्योंकि जगह नहीं है लिखने के लिए, आप साथ साथ में इसके पॉइंट्स बनाते जाएं। नेक्स्ट आते हैं उससे ऊपर वाला ईस्ट एशिया की तरफ। ऊपर वाला ईस्ट एशिया क्या चीज़ है? अब मैंने आपको यहाँ बताया ऑस्ट्रिया है इस तरफ को, लेकिन हम इसके साथ साथ रशिया के साथ साथ के एरियाज पढ़ते हैं। रशिया के साथ साथ में आप देखें एस्टोनिया है, लटविया है, लिथुआनिया, ये मैंने तीनों स्टेट्स को ऑलमोस्ट इस तरीके से बना दिया है। तीनों स्टेट्स को ऑलमोस्ट इस तरीके से, एस्टोनिया, लटविया और लिथुआ। ये जो एस्टोनिया, लटविया और लिथुआ है, ये बाल्टिक सी के करीब करीब है। यहाँ पे कौन सी सी है? बाल्टिक सी। बाल्टी से याद रख लें आप, बाल्टिक सी के करीब करीब ये 3 कंट्रीज़ हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रशिया। रशियन इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे मौजूद रहा है, एंड रशिया डज नॉट वांट हर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस टू गो टू यूरोपियंस। आजकल के दिनों में यूरोपियंस और अमेरिका ने क्या प्लान बनाया है, अपनी नेटो फोर्सेस को इन तीनों कंट्रीज़ में डिप्लॉय करने का प्लान है। ना सिर्फ ये कि वो अपनी नेटो फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहे हैं, बल्कि मिसाइल बैटरी भी, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो भी यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। और उन्होंने कहा ये है कि हम ईरान के ख़िलाफ़ डिप्लॉय कर रहे हैं, ये ईरान या ईरान के ख़तरे से निपटने के लिए। मगर रशिया का क्लेम है कि यहाँ पे सिर्फ मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंट्री है रशिया के लिए, वो बेलारूस है। बेला और आर रूस, ये ऑलमोस्ट रशियन पॉपुलेशन या रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन यहाँ पे आबाद है। तीसरी तरफ यूक्रेन है, और यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है रशिया के लिए। रशिया का जो यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, सारा रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन जो रशियंस ही हैं, और नीचे वाला सदर्न पार्ट जिसमें क्रीमिया का पेनिनसुला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रशिया इसके ऊपर भी क्लेम करता है। तो ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, हमेशा रशिया क्लेम करता रहा है इनके ऊपर कि ये इसके बॉर्डर के पास लगती हैं, और यहाँ पे रशियन पॉपुलेशन भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। तो रशिया ऑलवेज क्लेम इट्स इन्फ्लुएंस, एंड रशिया नेवर एवर एवर अलाउज इट्स इन्फ्लुएंस टू डिमिनिश हियर इन दिस रीजन।